चलिए अब आपको सीधे सीएमआर लिए चलते हैं। सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा की प्रेस वार्ता चल रही है, वर्चुअली पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। नोटबंदी की वर्षगांठ है और इसी खास मौके पर प्रेस वार्ता की गई है। केंद्र और भाजपा की नीतियों पर प्रहार किया जाएगा। लगातार 4 साल हो गए हैं नोटबंदी को और इसलिए कांग्रेस लगातार हमलावर है। ये सीएमआर की तस्वीरें हैं, वहाँ पर पत्रकारों से रूबरू होंगे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा। क्या कुछ कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा। लगातार हमलावर दिखाई दिए नोटबंदी को लेकर, केंद्र की सरकार पर कई निशाने भी साधे गए कांग्रेस की तरफ से। और जी इसी फहरिस्त में ये तस्वीरें आपके सामने है। केंद्र और साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं वो किस तरीके से जन विरोधी रही हैं, इसको लेकर आज पत्रकारों से रूबरू सीएम अशोक गहलोत हो रहे हैं। नोटबंदी की वर्षगांठ और इसी मौके पर ये तस्वीरें सीएमआर से आपको दिखा रहे हैं वर्चुअली, क्योंकि कोरोना काल है इसलिए वहां पर भीड़ भाड़ नहीं की जा रही है। पहले भी सभी से कहा गया कि प्रदेश में कहीं पर भी इकट्ठा ना हो, और जब तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो खुद सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली करते हैं, वर्चुअल तरीके से करते हैं। और इसीलिए आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है नोटबंदी की वर्षगांठ करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने बेतरतीब तरीके से नोटबंदी लगा करके किया। जिस प्रकार से कोरोना में लॉकडाउन उन्होंने किया साजिश के साथ में, और जब होना चाहिए लॉकडाउन उससे बाद में मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने में व्यस्त थे, जिसके कारण से भी कितनी जाने गई है, अर्थव्यवस्था पे कितना नकारात्मक असर हुआ है और कितनी तकलीफें लोग भोग रहे हैं। यह तो हमारे प्रदेश में प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से जो कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में जो लॉकडाउन हुआ उससे पहले लॉकडाउन किया और उसके बाद में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की, चाहे वो भीड़ का बोतल हो चाहे दूसरी बातें हो, और जन आंदोलन बनाने का काम कोरोना के विरुद्ध करने का काम किया, जिसके कारण से आज प्रदेश पूरे देश में कोरोना के मामले में संक्रमण रोकने में ठीक तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जो नोटबंदी में जो नोट आए वापिस बैंकों में, आप और हम सब इस बात के गवाह हैं कि 99.5% नोट बैंकों में जमा हो गए। तो देश के प्रधानमंत्री जी जो काला धन लाने वाले थे वो कहाँ है, काला धन बाहर का, और जो करेंसी आप बता रहे थे, फर्जी नोट बता रहे थे, नकली नोट बता रहे थे, वो कहाँ गए। और आतंकवाद समाप्त करने की बात कह रहे थे, तो जो पुलवामा में हुआ आपके ध्यान में है, चाइना क्या कर रहा है सबके ध्यान में है। इसलिए ये जो स्थिति बनी है 4 सालों में, एक के बाद एक ऐसे निर्णय देश के प्रधानमंत्री के जो अपने बड़े उद्योगपति मित्रों का हित साधने के लिए किए गए, और आज कोरोना काल में भी उनकी असफलता है। तो ये जो नोटबंदी है, इसका ये चौथी जो सालगिरह है वो भारत के इतिहास में विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, और उनके निर्देश पर आज पूरे देश में देश के लोग और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब विश्वासघात के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक भी निर्णय देश के हित में नहीं रहा, किसी वर्ग के हित में नहीं रहा, इकोनॉमी की दृष्टि से ठीक नहीं रहा, किसान की दृष्टि से ठीक नहीं रहा। और जो 3 काले कानून किसान के लिए लाए, उसके बाद में तो एक तरीके से एक वर्ग बचा हुआ था जिसके चेहरे पे खुशी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से लेकर के जो किसान के लिए काम हुए, राजीव गांधी जी के जमाने में जो किसान के लिए काम हुए, उससे किसान के चेहरे के ऊपर खुशी थी। वो खुशी थी इस देश के प्रधानमंत्री के निर्णयों के कारण से, उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जो ये 7 साल में उन्होंने काम किए हैं, एक के बाद एक निर्णय लिए हैं, वो सारे के सारे देश के लोगों को चोट पहुंचाने वाले हैं। सब वर्गों पे आज दीपावली आ रही है, लेकिन किसान के चेहरे के ऊपर खुशी नहीं है, छोटे व्यापारी के चेहरे के ऊपर खुशी नहीं है, चाहे कोई भी वर्ग हो, वो सारे के सारे मायूस हैं। वो ये देख रहे हैं कि हम ठगे गए हैं। मैं ज्यादा लंबी थोड़ी बात नहीं करके केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के निर्णय देश के लोगों के हित में नहीं होकर के
किसी भी वर्ग के हित में नहीं होकर के उनके चंद बड़े उद्योगपति मित्रों के हित में है, जिससे देश में एक तरीके से अराजकता का माहौल है। और आज का दिवस हम सब लोग नोटबंदी के विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। आवाज अच्छी आती है, आवाज ज्यादा अच्छी आती है, मैं देखता हूँ। अभी अध्यक्ष जी ने आपको एआईसीसी द्वारा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने जो प्रोग्राम दिया है, और ये प्रोग्राम अपने आप में पूरे देशव्यापी चल रहा है, स्पीक अप अगेंस्ट डिजास्टर। आज का दिवस विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने की नौबत क्यों आई, जिसके बारे में जिक्र किया गया अभी। और जब से नोटबंदी हुई है तब से पूरा मुल्क सख्ते में आ गया था। 4 घंटे में ही 500 और 1000 रुपए के नोट समाप्त हो जाएंगे। ये सुनते ही देशवासी सख्ते में आ गए। वो दिन आज दिन 4 साल में जो कुछ हुआ है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, जिनके काम धंधे रोज कैश पे चलते हैं, सारे लोग बर्बाद हो गए, बेरोजगारी फैल गई। और अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। और आज स्थिति है कि आरबीआई खुद कहती है कि 99.3% पैसा वापस जमा हो गया। और आज भी जो कहा गया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा कैशलेस इकोनॉमी का, जबकि स्थिति है आज वो तो होना ही था, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने तैयारी कर रखी थी। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं, बढ़ा भी है, परंतु साथ में पूरी तरह वापस कैश की इकोनॉमी पूरे देश में प्रारंभ हो चुकी है। ब्लैक मनी वो की वो पहले की तरह चल रही है, रूप बदल गया है। और तो और ऊपर से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड शुरू किए गए हैं, ये अपना आप में बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है इलेक्ट्रल बॉन्ड। अगर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाएंगे जिसका कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है, किस पार्टी को कौन सी इंडस्ट्री वाले कितना धन दे रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, किसी को नहीं मालूम। इस रूप में आज इलेक्ट्रल बॉन्ड है देश के अंदर। और ये नोटबंदी के बाद में एक के बाद एक कदम उठाए गए, कभी जीएसटी का बिना सोचे समझे, जिसके कारण आज जीएसटी की मीटिंग होती रहती है और कुछ निर्णय हो नहीं पाते हैं। फिर कोरोना आ गया, कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ है उसमें इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है पूरे देश की, दुनिया की, सब जानते हैं। पर जिस रूप में आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप देश को बताओ कि 4 साल में नोटबंदी के बाद में कैशलेस बैंकों से जो पैसा आना था आ गया, ब्लैक मनी खत्म हो गई, नक्सलवाद खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। आज व्हाइट पेपर निकालने की जरूरत है। भारत सरकार को चाहिए कि देश की इकोनॉमी जिस दिशा में जा रही है, देश पूरा चिंतित है, व्यापार धंधे ठप हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो आपने देखा बिहार के अंदर बेरोजगारी का जो इशू बना है वहां पे चुनाव के अंदर, वो एक नमूना है कि किस प्रकार पूरा मुल्क ग्रस्त हो गया है
बेरोजगारी से नौजवानों में कितना आक्रोश है, उसकी झलक देखिए आपने अभी बिहार चुनाव के अंदर। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो देशवासियों को बताए व्हाइट पेपर निकाल के कि आपके क्या क्या इसके इम्पैक्ट हैं, गलतियां की उसको सुधारे गलतियों को, चाहे वो जीएसटी में कई गलतियां हैं, चाहे नोटबंदी में है, चाहे आपके कोरोना के कारण से जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद में अनलॉक हुआ है, क्या क्या कदम उठाना चाहिए। ये कहना नाकाफी है। राज्यों का जो हक है जीएसटी में वो नहीं देना कहाँ की समझदारी है। ये तो राज्यों के साथ में विश्वासघात हुआ केंद्र सरकार का, जो फेडरल सिस्टम में उचित नहीं है। विश्वासघात जो लिखित में समझौते हैं, वित्त मंत्री कहते एक्ट ऑफ गॉड है। अरे एक्ट ऑफ गॉड तो जब बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, वो भी एक्ट ऑफ गॉड होता है। तभी तो राज्य सरकारें डिपेंड रहती है केंद्र पर कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया है, प्राकृतिक आपदा आ गई, आप हमें इमदाद कीजिए। और ये तो समझौते वाली बात है जीएसटी वाली। उसके बाद में आप कहते हो एक्ट ऑफ गॉड है, आप इमदाद करने राज्यों की स्थिति खराब होती जा रही है। जब कोरोना की लड़ाई लड़ी गई, प्रधानमंत्री जी खुद गवाह है, 4-5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, किस प्रकार से राज्यों ने अपने अपने हैसियत से ज्यादा बढ़ करके कोरोना के अंदर लोगों को राहत पहुंचाई है। देश के अंदर भामाशाहों ने, दानदाताओं ने, आम जनता ने, सब लोगों ने मिलकर के काम किया है। इसलिए जो शुरुआत नोटबंदी से की है वो बहुत खतरनाक शुरुआत थी, खतरनाक फैसला था, खतरनाक तरीके से किया गया। ये जो तरीका है प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड की बात करके आप बचना चाहते हो जीएसटी से, जो राज्यों का हक है, और चाहे आप किसानों के लिए बिल लेके आए हो बिना कोई स्टेक होल्डर, जो किसान खुद है, किसान संगठनों से बात नहीं करी, आपने राज्यों से बात नहीं करी, और राज्यसभा में क्या और सबको मालूम है, आपने पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए उचित नहीं समझा पार्लियामेंट कमेटी भेजने के लिए बिल को। ये आपकी जो सोच है वो सोच फासिस्ट सोच है, खतरनाक सोच है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं देश में लोकतंत्र को खतरा है। आज इसलिए विश्वासघात दिवस जो मनाया जा रहा है, लाखों लोग जोड़ रहे हैं इसके अंदर, पूरे देश के अंदर सुबह से मैं देख रहा हूं लाखों लोग जोड़ रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो स्पीक अप अगेंस्ट डिमो डिजास्टर चल रहा है वो इसलिए कामयाब हो रहा है कि लोग समझ गए हैं कि चालू को समझ गए। समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री चाहिए, अभी भी समय है। आपने जो कुछ हथकंडे अपनाने थे अपना लिया आपने यहाँ तक कर लिया। 2019 के अंदर चुनाव चल रहे थे, NSSO संगठन 70 साल जिसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके आंकड़े आपने बाहर नहीं आने दिए। जबकि उन आंकड़ों के आधार पर तमाम डिपार्टमेंट भारत सरकार के अपनी योजना बनाती हैं, प्लानिंग करते हैं, पर क्योंकि बेरोजगारी के आंकड़े सामने आते और आपके लिए घातक होता चुनाव में, आपने उनको रोक दिया, उनके चेयरमैन इस्तीफा दे दिया, मेंबर इस्तीफा दे दिया। इसलिए हमें रोका जा रहा है। इतने संपादक किए आए, इतने आर्टिकल आए होंगे उस जमाने के अंदर तमाम देश के अखबारों में, मेरे ख्याल से आज तक किसी भी सब्जेक्ट को लेकर इतने नहीं आए होंगे। और जैसे चुनाव समाप्त हुए और वो आंकड़े बाहर आ गए। ये जो तरीका है इनका काम करने का, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही खतरनाक तरीका है। और पूरे मैं समझता समय आ गया, देशवासियों को समझना पड़ेगा किस प्रकार डेमोक्रेसी को खतरा पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार में मुकाबला करना है, एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी का ये संदेश है कि विश्वासघात दिवस के रूप में लोगों में जन जागृति पैदा होनी चाहिए। इसलिए अध्यक्ष जी ने भी आपको तमाम बातें बताई। मैं उम्मीद करता हूं कि मीडिया भी साथ देगा, क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत दबाव है पूरे देश के अंदर। मजबूरी में एक तरफा चल रहा है मीडिया भी, इसलिए उसको गोदी मीडिया कहने लगे लोग। तो समझना पड़ेगा
डेमोक्रेसी बचाने के लिए जितनी जिम्मेवारी विपक्ष की है उतनी जिम्मेवारी मीडिया की भी है। ये आपको, आपके संपादकों को, सबको समझना पड़ेगा। धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों से आग्रह है, जो भी कोई सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछना चाहते हैं वो अपने अपने सवाल कर सकते हैं, ये बता के कि ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है या प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए है। धन्यवाद। छोड़ो। समीर शर्मा जी पत्रिका से। नोटबंदी और पूंजीपतियों के ऋण माफी का एक तरीका बताया उन्होंने, इसलिए किया। और फाइनेंस मिनिस्टर समीर शर्मा जी, अब आ रही है? शर्मा जी आप क्या आ रही है? आ रही है सर आवाज? सिस्टम का पर लिखता है। बाकी सभी लोग अपने अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट कर लें। जो सवाल पूछे वही अपना माइक्रोफोन ऑन रखें। सर आवाज आ रही है मेरी? अब आने लगी है, थोड़ा जोर से बोलिए। जी सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी का बयान आया है कि नोटबंदी सोची समझी चाल थी और पूंजीपतियों के भारी भरकम ऋण माफ किए जा सके, है ना सर, इसलिए नोटबंदी की। इधर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है नोटबंदी से टैक्स पेयर बढ़े हैं और डिजिटल पेमेंट की आदत भी बढ़ी है। तो सर इस अगर मतलब फायदा और नुकसान ज्यादा हुआ तो सर कैसे? सोची समझी चाल थी कि पूंजीपतियों को इन्होंने बढ़ावा उनके तो माफ कर दिया। ये तो वो कई बार कह चुके हैं पब्लिक मीटिंगों के अंदर भी, और जब मैं आपको कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड भी आ गए उसके बाद में, तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड तो मेरे ख्याल से आजादी के बाद में सबसे बड़ा ब्लंडर है पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेने के सिस्टम बनाने का। और ये भी डेमोक्रेसी को कमजोर करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा और कर रहा है। और इसको अवलंबन करना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड इमीडिएटली बंद होने चाहिए देश के अंदर। सर मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से है। आवाज आ रही है? आ रही है। आपकी आवाज कैसे नहीं आ रही है? हाँ सर, पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब कोरोना काल, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की हालात बहुत दयनीय हो चुकी है। ऐसे में आपकी प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से क्या डिमांड होगी कि ये पूरी की जाए ताकि लोगों को राहत मिले? हालात बहुत विकट है। केंद्र सरकार से क्या डिमांड होगी कि लोगों को राहत मिले प्रधानमंत्री जी से इस कोरोना काल में? कोरोना काल में तो उनको चाहिए कि वो जिस रूप में पेश आ रहे देश के सामने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया और वो खाली नाम का साबित हुआ है, काम का साबित नहीं हुआ है। वो उनको चाहिए कि गरीब तक पैसे पहुंचे, कोई कोई तरीके से नरेगा के माध्यम पहुंचा था उस ढंग से पहुंचे। पहले वहां पर खर्च हो दुकानों पे डिमांड बढ़े, और डिमांड बढ़ेगी तो अपना भी सप्लाई के लिए फैक्ट्री चालू होगी, इकोनॉमी वहां पर लाइन पे आएगी। तो इसका जो क्रस्ट है, जो इकोनॉमिस्ट यही बात कह रहे हैं बार बार कि आप पैसा सर्कुलेशन लाइएगा, उस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है, बल्कि जो पैसा राज्यों को मिलना चाहिए जीएसटी का, उसको रोकने कोई तुक नहीं है। तो हमारी डिमांड यही रहेगी कि आप राज्यों के साथ न्याय करें। नंबर 1, इलेक्ट्रल बॉन्ड समाप्त करें। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी को इससे भी खतरा पैदा हो गया है।
सब पार्टियों की बजाय एक पार्टी को चंदा इकट्ठा करने का उनकी मोनोपोली हो गई है और इतना भय का माहौल है देश के अंदर। कोई लोग बात करने चमकते हैं टेलीफोन से भी कि फेस टाइम पे बात कीजिए। जिस मुल्क में ये वक्त बन जाए, सब लोग चिंता करने लग जाए, उस मुल्क का क्या भविष्य बनेगा आप सोच सकते हो। इसलिए चिंता सबको करनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। मेरा सवाल सर ये है कि जिस तरीके से अभी गुर्जर आरक्षण आंदोलन चल रहा है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है वार्ता करने की, लेकिन उसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है सर। किस दिशा में जा रहा है और कब तक चीजों को वापस पटरी पे लाया जाए? गुर्जर आंदोलन की अधिकांश जो उन लोगों की जो डिमांड थी वो मान ली गई है और मैं समझता हूं कि जो डिमांड करने सामने रखी थी उस पर फैसले करने की बात भी हो गई थी उनसे। तो उसके बावजूद भी कुछ लोग जिस तरीके से पेश आ रहे हैं पेटरियों पर बैठ के, मैं समझता हूँ ये गुर्जर समाज के हित में नहीं है। क्योंकि 15 साल से बार बार पटरियों बैठना पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किए, हाई कोर्ट ने भी कमेंट किए। तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से गुर्जर समाज के तमाम नेताओं को भी, साथियों को भी, कि सरकार आपकी मांगों के साथ हमेशा न्याय करेगी। आप निश्चिंत रहे। पहले भी जब सरकार कांग्रेस की आई है तब हमेशा उनके हक में फैसले किए, चाहे 1% का हो चाहे 5% का हो, हमारे वक्त में लागू हुआ है। हजारों नौकरी लग चुकी है, हजारों की प्रक्रिया में चल रही है, सब लोग संतुष्ट हैं। और उसके बाद में भी मैं समझता हूँ कि मांगों के नाम पे वापस धरने में बैठना इस प्रकार से उचित नहीं है, बल्कि सरकार के जो कमेटी बनी है उनसे लगातार वार्ता करें और कोई उनकी समस्या है या मांगे सुझाव है उनको हम लोग हमेशा मानने के लिए तैयार रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, बाजार में मंदी के हालात हैं। दीपावली का त्योहार आ गया है, बाजार में मंदी के हालात है। केंद्र सरकार से एक बड़े पैकेज की, आर्थिक पैकेज की मांग थी ताकि देश भर में मंदी दूर हो सके, लेकिन ऐसा कोई बड़ा पैकेज राज्यों को नहीं मिल पाया अभी तक और बेरोजगारी की स्थिति बहुत चरम पर है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या अपील रहेगी केंद्र सरकार से? बिहार के परिणाम आने दो 10 तारीख को, उसके बाद में हम तय करेंगे कि हमें क्या मांग करनी है और हमारी मांगों की तो असर पड़ेगा प्रधानमंत्री जी पर। अभी तक तो पड़ नहीं रहा है। अभी तक तो जो उनकी अप्रोच है वो अप्रोच फासिस्ट अप्रोच है। लोकतंत्र में ये उचित नहीं है कि विपक्ष क्या कहता है, जनता क्या चाहती है, हालात क्या बन गए आर्थिक रूप से देश के, और देश का भविष्य कैसे होगा, कितने समय बढ़ेगा जाएगा, इसकी चिंता होनी चाहिए सरकार को, प्रधानमंत्री जी को। मैं समझता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो झटका देगा नौजवान बिहार में, उसमें नौजवान कामयाब हो गया तो जाके हो सकता है सरकार की सोच बदले। आवाज नहीं आ रही है? योगेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही सर आवाज मेरी? अब आ रही सर आवाज? मुख्यमंत्री जी से भी सवाल है, डोटासरा जी से भी सवाल है, दोनों से ही, कि जिस तरह के निकाय चुनाव में परिणाम आए तो क्या ये माना जाए कि कड़ी से कड़ी जुड़ने का काम निकाय चुनाव में हुआ? जयपुर, जोधपुर और हाड़ौती के उन इलाकों में कांग्रेस पार्टी का जीत दर्ज की, जहां पर यूं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मजबूत गढ़ थे। तो एक जो कोरोना का मैनेजमेंट था शहरों के अंदर और पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत का, तो क्या लगता है उसके प्रति जनता ने विश्वास दिखाया इन चुनाव में? जी देखिए, निश्चित रूप से कड़ी जोड़ने का फायदा मिलता है। आज आप देख रहे हैं
कि अगर हमारे यहाँ से एमपी होते तो आज हमारे हक का जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार दबा के नहीं बैठती। जो ये परिणाम आए हैं वो 2 साल के हमारी कांग्रेस की राजस्थान की सरकार के अच्छे मैनेजमेंट के सुशासन के कारण से आए हैं। और जो नगर निकाय में कड़ी से कड़ी जुड़ी है, निश्चित रूप से उसका प्रदेश की जनता को फायदा मिलेगा। 6 में से 4 निगम आना और 2 में भी ये स्थिति बनना कि भारतीय जनता पार्टी आज स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकती है कि हम एक जगह भी बना लेंगे क्या। तो आज समझ सकते हो कि ये 2 साल का जो अच्छा कार्यकाल हमारे कांग्रेस की सरकार का रहा उसका परिणाम है। और पंचायती राज में 80% के लगभग कांग्रेस आइडियोलॉजी के सब बनना और आज जो सब कांग्रेस की टिकट लेने के लिए है, मैं समझता हूँ इस 2 साल के कार्यकाल हो चुके हैं और पंचायतों के जो 4 फेज के चुनाव हैं उसमें भी उसी तरीके से राजस्थान की जनता हमारी सरकार को आशीर्वाद देगी और कड़ी से कड़ी जोड़ करके राजस्थान प्रदेश के विकास में अपना योगदान साबित करेगी। एक सवाल और है मुख्यमंत्री जी से मेरा, ये मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि जो नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले हुए, तो क्या लगता है बिहार में जो एग्जिट पोल आए हैं, महागठबंधन सरकार की जीत वहां पर बताई जा रही है, तो केंद्र के फैसलों के खिलाफ ये मैंडेट बिहार की जनता दे रही है? मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप मैं बता देता हूं कि निश्चित रूप से आप देखिए कोरोना काल में जो बेटर मैनेजमेंट राजस्थान का था और जनता ने विश्वास जताया कि हाँ सरकार हमारे साथ में और हमारे एक भी व्यक्ति को भूखे नहीं सोने देना चाह रही है, तो राजस्थान में ये निर्णय आए। लेकिन बिहार में जो आक्रोश है वो चाहे नोटबंदी का हो, चाहे कांग्रेस के साथ मिलकर के सत्ता आने के बाद में विश्वासघात करने का हो, चाहे कोरोना काल में वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहना कि बिहारियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं, हम नहीं आने देंगे, उसका परिणाम हो ये सारा मेरा देश के प्रधानमंत्री का और बिहार के मुख्यमंत्री का जो बेमोल मतलब मेल गठबंधन था वो सुशासन था, उसी का परिणाम आने वाला है। जी मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। और कोई अपना? हाँ मैं ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और राजेश जी जी बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ सर एक सवाल था मुख्यमंत्री जी से। हाँ जी मुख्यमंत्री जी